प्यारे छात्र छात्राओं, आप सबों को आज गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं के साथ, आशा और विश्वास के साथ, नई उमंग और संचार के साथ, जो आप लोगों ने हर्षोल्लास के साथ दिवाली पर्व मना लिए। अब जो हम लोगों का एक महान पर्व आने वाला है, जीवन का सबसे महान पर्व फरवरी में, उस पर्व के बारे में अब हम लोग आगे की सोचें, अपने जीवन की, अपने सपना को साकार करने के बारे में सोचें। उसी कड़ी में आज हम आप लोगों के लिए कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर गोधूली भाग 2 पाठ 8 जित जित मैं निरखत हूँ लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोगों का जो यह क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बिरजू महाराज से संबंधित है। इस पाठ में जित जित मैं निरखत हूँ, यह पाठ साक्षात्कार के माध्यम से पंडित बिरजू महाराज की जीवनी, उनका कला प्रेम तथा नृत्य कला के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धि के बारे में बताया गया है, प्रकाश डाला गया है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बिरजू महाराज के बारे में। उससे पहले एक बार आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कर दीजिए। जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुटे हैं वह भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में सभी महत्वपूर्ण विषय वस्तु हिंदी और संस्कृत का आपके पास पहुंचता रहे। समय बहुत मूल्यवान है, परीक्षा बहुत नज़दीक है अब हो गया है, इसीलिए आपका जो सपना है, आपके सपना को साकार करने के लिए यह कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, खड़ा है और हमेशा आपके साथ रहेगा। इसी आशा के साथ आइए हम लोग पढ़ते हैं जित जित मैं निरखत हूँ। पाठ के लेखक के बारे में उनका परिचय जानते हैं। लेखक का नाम पंडित बिरजू महाराज। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जाफरीन अस्पताल में शुक्रवार के दिन सुबह 8 बजे और बसंत पंचमी के दिन हुआ था। ये अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। 3 बहनों के लंबे अंतराल के बाद पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। यह पाठ जो है जित जित मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज की जो एक शिष्या थी जिसका नाम था रश्मि वाजपेयी, उसी रश्मि वाजपेयी से हुई बातचीत का यह एक संपादित अंश है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जाफरीन अस्पताल में हुआ था। ये अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। इनका जन्म 3 बहनों के लंबे अंतराल के बाद हुआ था।
इनके जन्म के समय इनकी माता की उम्र 28 वर्ष के करीब थी तथा बड़ी बहन 15 साल की थी। इनके पिता प्रख्यात, बहुत ही विख्यात नर्तक थे। इन्हें नृत्य कला विरासत में मिली थी। ये अपने पिताजी के साथ रामपुर के नवाब के दरबार में नृत्य नाचने जाया करते थे। 6 साल के उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब के प्रिय हो गए। इसीलिए अपने पिता के साथ वहाँ जाना पड़ता था नवाब के यहाँ और नाचना पड़ता था। इतनी कम उम्र में ही 6 वर्ष की उम्र में ही बिरजू महाराज की तनख्वाह निश्चित कर दी गई थी और नौकरी से छुट्टी पाने की इच्छा जब उनके पिता नवाब साहब ने फरमान की तो ये लगा कि अब लड़का भी यहाँ नहीं रहेगा, तो पिता को भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। जब कहने का मतलब ये हुआ, जो बिरजू महाराज के पिताजी जो लखनऊ के नवाब के यहाँ काम करते थे, नवाब के यहाँ जो काम करते थे, तो काम करते करते उन्हें ये हुआ कि अब जो है यहाँ से छुट्टी लिया जाए, अब यहाँ से छोड़ दिया जाए। ये नाचने का कार्यक्रम जो है नवाब के यहाँ से छोड़ दिया जाए। तो उन्हें ये हुआ, जो यदि बिरजू महाराज छोड़ देंगे तो उनके पिता यदि छोड़ देंगे तो उनका बिरजू महाराज जो लड़का था वह भी जो है छोड़ दिया जाएगा, उसे भी छोड़ दिया जाएगा। तो इस आदेश से पिताजी बहुत खुश हो गए। मतलब नवाब साहब कहे यदि पिताजी काम नहीं करेंगे तो बिरजू महाराज को भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। इस आदेश से बिरजू महाराज के पिताजी खुश हुए और हनुमान जी के यहाँ जा कर के प्रसाद चढ़ाए और मिठाई बांटने लगे, क्योंकि वह सब दिन यही मांगते थे उनके पिताजी, जो किसी तरह से जो है यहाँ से नौकरी से छुटकारा मिले। जब बिरजू महाराज नाचते थे तो पीछे पैर मोड़ करके बैठना पड़ता था, क्योंकि चूड़ीदार पैजामा, साफा, अचकन पहन करके। और बिरजू महाराज की जो अम्मी जी थी बेचारी बहुत परेशान होती थी, क्योंकि उन्होंने ये बिरजू महाराज कहते थे कि उन्हें नृत्य कला की तालीम कुछ क्लास से मिला, कुछ लोगों के द्वारा कहते या सुनते या उन्हें देखकर सीखे। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पिताजी जाते थे पिताजी के साथ बिरजू महाराज भी जाते और उस कार्यक्रम में भाग लेता। जब और वहाँ से पिताजी को देख करके भी बिरजू महाराज बहुत कुछ सीखे। पिता की मृत्यु 54 साल की उम्र में लू लगने के कारण हो गई। वे सहनशील व्यक्ति थे, अपना दुख किसी को कहना पसंद नहीं करते थे। वे अति प्रिय व्यक्ति थे। पिता की मृत्यु के बाद बिरजू महाराज बहुत ही दुखी हो गए, क्योंकि
स्थिति इतना खराब था, इतना शुरू से तो खराब था ही, जो अपने नाच गान से जो पैसा मिलता था उसी से उनका भरण पोषण होता था। पिता की मृत्यु के बाद घोर अभाव था, भोजन वस्त्र का घोर अभाव था, इतना तक कि पिता का कर्म भी जो 10वां कर्म होता था उनके लिए भी उन्हें पैसा नहीं था। तो वह भी 2 कार्यक्रम करके पैसा इकट्ठा किए बिरजू महाराज और उन पैसे से पिताजी का 10वां कर्म किए। तो दिनानुदिन उनकी स्थिति खराब होने से भोजन वस्त्र का घोर अभाव हो गया। तब चाचा शंभू चाचा के शौकिया मिजाज के कारण कर्ज में डूब गए, क्योंकि चाचा ही उनकी देखभाल करने लगे। उस समय चाचा जी के 2 बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चों की मृत्यु से हताश होकर वे अम्मा को डायन कहने लगे, बिरजू महाराज की माँ को डायन कहने लगे। इसीलिए बिरजू महाराज माँ को लेकर के नेपाल चले गया और जिसके बाद मुजफ्फरपुर गया। नेपाल के बाद वह मुजफ्फरपुर गया, फिर अम्मा बांस बरेली चले गई, वहाँ नहीं ये सोच करके कि वहाँ नाचेगा तो इसे इनाम मिलेगा। ऐसी हालात में ये आर्यानगर में 50 रुपये के 2 ट्यूशन बिरजू महाराज किए। इस प्रकार 50 रुपये के काम करके किसी तरह से पढ़ता रहा और सीताराम नामक लड़के को वह डांस भी सिखाने का डांस भी सिखाता था और उसे पढ़ा भी था सीताराम नामक लड़का से। तो अर्थ के अभाव में ठीक ढंग से न पढ़ाई हो पाई बिरजू महाराज का और नौकरी भी उस समय में नहीं मिलती थी। पिताजी के समय से ही चाचा जी अलग रहते थे। दादी के साथ भी उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। तो 14 वर्ष की उम्र में ही पुनः लखनऊ बिरजू महाराज आ गया और वहाँ पर कपिला जी के सहयोग से संगीत भारती में काम करना आरंभ कर दिए। वहाँ निर्मला जी से बिरजू महाराज की मुलाकात हुई। उन्होंने कथक डांस करने की सलाह दी और बिरजू महाराज नौकरी छोड़ कर के भारतीय कला मंदिर में रहने लगे, वहाँ क्लास करने लगे। वहाँ पूरी मन से तालीम सीखी बिरजू महाराज। उनकी तालीम को देखकर महाराज की तरफ से वहाँ की लड़कियाँ आकर्षित होने लगी। ऑल बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कलकत्ता के नाच में बिरजू महाराज जो भाग लिया तो वहाँ पर पहला इनाम भी मिला और वहाँ काफ़ी बिरजू महाराज की प्रशंसा हुई। तमाम अखबारों ने बिरजू महाराज के कार्यक्रम की प्रशंसा की। ईश्वर की कृपा से कलकत्ता के बाद बम्बई, मद्रास सभी जगह वह गए और अपने कथक डांस के बल पर उन्हें इज्जत होने लगा। जब बिरजू महाराज 27 वर्ष की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला बिरजू महाराज को। अब बिरजू महाराज जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा की यात्रा की, लेकिन एक बार अमेरिका में 2-4 जगह कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो वहाँ एक जगह वहाँ हाँफते हुए एक आदमी ने बिरजू महाराज के पास आया और कहा, नहीं मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना है क्या तुम्हें? नहीं, जब बिरजू महाराज के पास वह आदमी आया तो बिरजू महाराज ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना है? तो वह कहता है, यस यस। अब लड़का बेहाल हो गया। इस पाकिस्तान में कोई खातून थी जो पूरे हॉल में उसकी आवाज़
सुनाई पड़ा सुभान अल्लाह। इस तरह से बिरजू महाराज का ख्याति पाकिस्तान में भी हुआ। नाचने के बहुत आशिक थे, वे नाच के बिरजू महाराज के नाच के बहुत आशिक हो गए। बिरजू महाराज कहते हैं कि मुझे ऊंचाई तक ले जाने में अम्मा का बहुत हाथ था। वही बुजुर्गों की तारीफ़ करके, बड़ों की तारीफ़ करके बिरजू महाराज को उत्साहित करती थी। जब भी बिरजू महाराज नाचते थे पिता की मृत्यु के बाद, तो माँ जो है उनकी एक एक बात पर ध्यान रखती थी और कहते थे जब तुम नाचने लगते हो तो तुम्हारा पैर अपने पिता की तरह ही दिखाई पड़ता है। और बिरजू महाराज का हौसला बढ़ाने का काम माँ करती थी। इस तरह से माँ को बिरजू महाराज अपना गुरुआइन मानी, क्योंकि बिरजू महाराज का गुरु जो था वह पिता ही था। अपने पिता से ही बिरजू महाराज ने गांडा बंधवाने का काम किया था और गुरु दक्षिणा के रूप में जो उन्होंने फीस दिया था वह फीस उनके पिताजी किसी को नहीं दिए, क्योंकि वह उनकी गांडा बंधाने का फीस था। तो प्यारे बच्चे, इस तरह से जित मैं निरखत हूँ पाठ के बारे में पढ़ें समझें, बिरजू महाराज के बारे में पढ़ें समझें, देखें। जो इस पाठ से संबंधित जो अब हम लोग बिरजू महाराज के बारे में जाने और इस तरह से ख्याति जो है बिरजू महाराज की देश विदेश में हुआ। अनेक देशों की यात्रा किए, वहाँ भी जो है इनका ख्याति बढ़ते गया। तो जज जो है अपना जज बिरजू महाराज मानते थे माँ को, क्योंकि जब कुछ कहीं से नाच करके आता था तो उन्हें जो है माँ से ही पूछ बैठता था और माँ कहता था बेटा शाबाश, ये कम से कम माँ की शाबाशी ही उनको इस मुकाम तक ले जाने का काम किया। तो आज हम लोग इस बिरजू महाराज के बारे में जानें समझें। नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप सबों को आज पुनः गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देते हुए, आशीर्वाद देते हुए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।